रुद्र की गाड़ी का आउटसाइड बैक व्यू मिरर टूट गया था और वो ईशा को घूरते हुए वहां से चला जाता है। इधर ईशा और उसकी बाइक पूरी तरह से कीचड़ और मिट्टी से सज चुकी थी। वो कभी अपने स्कूटी को देखती तो कभी खुद को और कभी सड़क के उस साइड को देखती जहां से रुद्र की गाड़ी अभी अभी गई थी। ईशा ने अपनी गिरी हुई स्कूटी उठाई, फिर पानी का डब्बा जो पूरी तरह से खाली हो गया था। पहले मुझे खुद को साफ करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे कोई मुझे अपने दुकान पर खड़ा भी नहीं होने देगा। कहीं वे लोग मुझे पागल समझकर पागल खाना ही ना भेज दे। ईशा ने जैसे ही स्कूटी पर बैठना चाहा, उसका सीट टूटकर स्कूटी से अलग हो गया। ये देखते ही ईशा की आंखें चौड़ी हो गई और उसने अपना माथा पीट लिया। अब मैं कहाँ बैठकर चलाऊंगी? भगवान जी, किसी को तो हेल्प के लिए भेज दो प्लीज। हाँ, प्रथा को फोन करती हूँ, वो मेरी मदद जरूर करेगी। और वो अपना मोबाइल इधर उधर ढूंढने लगी। तभी उसे पता चला कि उसका मोबाइल उसके पास तो है ही नहीं। मोबाइल तो मिला, लेकिन वो स्कूटी के नीचे दबकर बुरी तरह से टूट चुका था। पानी मिट्टी लगा था, शो अलग। सत्यानाश हो उस डेविल का। भगवान करे तुम्हारे टायर वहाँ पंक्चर हो जहाँ कोई तुम्हारी हेल्प करने वाला ही ना हो, और तो और तुम्हारे मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो जाए। ईशा रुद्र को मन ही मन बहुत ही कोस रही थी। तभी उसे सड़क पर एक कार आती हुई दिखी। उसने हाथ से कार को रुकने का इशारा किया, लेकिन वो रुका नहीं। ओह, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मुझे हेल्प चाहिए। बेचारी बच्ची यहाँ पूरी मिट्टी और पानी से सनी हुई है। अगर 2 मिनट रुक जाओगे तो तुम्हारी शादी नहीं टूट जाएगी। कार वाला थोड़ी दूर जाकर रुक गया, क्योंकि उसे अपने बैक व्यू मिरर में ईशा दिख गई थी और वो उसे पहचान गया था। वो वापस अपनी गाड़ी घुमाकर ईशा के पास पहुंच गया और दरवाजा खोलकर बाहर आया। ईशा ने जैसे ही रोनी को देखा, वो थोड़ा शक पका गई। आप? इतना कहकर ईशा चुप हो गई। रोनी ने एक सरसरी नजर ईशा पर डाली और उसे थोड़ी सी हंसी छूट गई। मिट्टी उसके कपड़े के साथ साथ उसके फेस, बाल, हाथ हर जगह लग गई थी। तुम्हें क्या हुआ है? रोनी ने उसे देखते हुए भी पूछा। आपको दिखाई नहीं देता क्या? आपके लीलार के नीचे भगवान ने गलती से बटन लगा दिए हैं। ईशा उस पर चिढ़ गई। चिढ़ किया उसने रुद्र का गुस्सा इनोसेंट से सेक्रेटरी पर उतार दिया। मेरी हेल्प कर दीजिए, अगर आपके वश में हो तो। मेरी बाइक टूट गई है। हेल्प मांग रही है या धमकी दे रही है मुझे? रोनी ने मन ही मन कहा। रोनी ने एक नज़र निशा पर डाली और फिर उसके टूटी हुई स्कूटी पर, और मन ही मन डर गया। अगर इसे गाड़ी में बिठाया तो पक्का गाड़ी धोने में मुझे 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। ईशा ने जब रोनी को सोचते हुए देखा तो उसने कहा, आप मुझे अपना फ़ोन दे दीजिए, मैं अपनी बहन को या अपने दोस्त को फ़ोन कर लूँगी। इतना सुनकर रोनी को चैन की सांस आई और उसने अपना फ़ोन निकालकर ईशा को दे दिया। ईशा ने प्रथा को फ़ोन लगा दिया। प्रथा? प्रथा, मैं ईशा बोल रही हूँ। हाँ ईशा बोल। ये किसका नंबर है? अरे वो सब छोड़, मैं बाद में बताती हूँ, ईशा ने हड़बड़ी में कहा। यार, मैं दीवान नगर वाले रोड पर हूँ, छोटी पुल के पास। प्लीज़ तू आ जा, मेरी बाइक टूट गई है। क्या? तेरी बाइक कैसे टूट गई? प्रथा ने भी पूछा। तू बस आ जा, मैं बाद में तुझे बताऊंगी। ओके, तू वहीं रुक, मैं आ रही हूँ, कहते हुए प्रथा ने फ़ोन काट दिया। ईशा ने फ़ोन रोनी की तरफ बढ़ा दिया। थैंक यू। तो मैं जाऊँ? रोनी ने पूछा। हाँ, आप जाइए। ईशा का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। मेरी दोस्त आ रही है। रोनी वहाँ से चला गया। ईशा ने पानी वाला डब्बा उठाया और प्रथा का इंतजार करने लगी। रोनी अभी थोड़ी ही दूर गया था कि रुद्र की गाड़ी उसे दिखी। वो रुक गया और गाड़ी से उतरकर उसके पास गया। सर? रुद्र। थैंक गॉड रोनी, तुम आ गए, कहते हुए रुद्र गाड़ी से उतर गया। मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई है, तुम गाड़ी लेकर आओ, मैं जा रहा हूँ। यार, मुझे तो लगता है कि ईशा का श्राप इसे लग ही गया। रुद्र इतना कहकर रोनी की गाड़ी में बैठा और बिना उससे इजाज़त मांगे ही उसकी गाड़ी लेकर वहाँ से चला गया और रोनी को वहीं सड़क पर छोड़ दिया। रोनी उसे हक्का बक्का सा देखता रहा। ठीक ही कह रही थी वो लड़की, खड़ूस कहेंगे। और अपने हाथ को जोर से गाड़ी की बोनट पर मारा। तभी वहाँ से प्रथा की गाड़ी गुजरी। रोनी ने आवाज़ लगाकर उसे रोका। प्रथा रुक गई। आप प्लीज़ मुझे मार्केट तक छोड़ देंगी? रोनी ने बड़े ही सहज भाव से कहा। प्रथा रोनी को देखकर पहचान गई। वो एक रिपोर्टर थी और 7 साल से इस जॉब में काम करती थी।
इस जॉब को करते हुए उसकी पहचान अच्छे खासे लोगों से हो गई थी, लेकिन रोनी उसे नहीं जानता था। सॉरी, मैं मार्केट तक नहीं जाऊंगी, प्रथा ने कहा। ठीक है, आप जहाँ तक जाओगे वहीं छोड़ देना, रोनी ने कह तो दिया था, लेकिन उसे प्रथा की गाड़ी में बैठने में हिचकिचाहट हो रही थी। थोड़ी देर बाद उसने खुद ही कह दिया, आप रहने दीजिए, मैं कुछ और देख लेता हूँ। आप जाइए। क्योंकि हमारे रुद्र और रोनी दोनों लगभग एक जैसे थे। दोनों का लड़कियों से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। रिश्ता क्या, वे दोनों तो लड़कियों के आसपास फटकने से भी घबराते थे। प्रथा ने इस बात को भांप लिया। मैं आपको जानती हूँ मिस्टर रोनी। रोनी अब थोड़ा झुककर कार के विंडो से प्रथा को देखने लगा। माई सेल्फ प्रथा, प्रथा अग्रवाल। मैं टाइम न्यूज़ में काम करती हूँ। टाइम न्यूज़ की सीईओ भैरव वर्षल की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। ओह, रोनी की झिझक थोड़ी कम हुई। ओके कहते हुए रोनी उसके बराबर वाले सीट पर बैठ गया। प्रथा एक सांवले रंग की लड़की थी। मीडियम साइज बाल, बड़ी बड़ी आंखें, पतली गर्दन, लंबी नाक, गुलाबी होंठ और होंठ के कोनों के पास तिल। दिखने में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं। इस वक्त उसने पेप्लम कुर्ती के साथ जींस कैरी किया था, जिसमें वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। गले में आईडी कार्ड और सूट के बाईं तरफ टाइम न्यूज़ का लोगो लगा था। रोनी एक पल को उसकी खूबसूरती में खोस आ गया। वो एक टक प्रथा को देखे जा रहा था। प्रथा को भी अपने ऊपर रोनी की नज़रें महसूस हो रही थी, जिससे वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रही थी। और कभी वो अपने सूट को कंधों से ठीक कर रही थी, तो कभी उसका गला ऊपर खींच रही थी। ये देखकर रोनी को एहसास हुआ और उसने अपनी नज़रें कार से बाहर की तरफ टिका दी। थोड़े ही देर के बाद प्रथा ने कार रोक दी। यहाँ से शहर अब भी थोड़ी दूर था। ईशा ने जैसे ही प्रथा की गाड़ी देखी, वो सड़क पर आ गई। रोनी ने जब ईशा को देखा तो उसे समझते देर नहीं लगी कि प्रथा ईशा की ही दोस्त है। रोनी और प्रथा दोनों गाड़ी से नीचे उतरे। ईशा रोनी को देखकर चौंकी, वही प्रथा ईशा को देखकर। ये क्या हुआ है तुझे? प्रथा ने ईशा को देखकर पूछा। ईशा, आप वापस क्यों आ गए? उसने प्रथा की बातों को इग्नोर कर दिया था। रोनी, वो मेरी गाड़ी खराब हो गई, मतलब पंक्चर हो गई। ईशा मन ही मन सोचते हुए, अच्छा हुआ बड़ी मुझे लिफ्ट देने में सोच रहे थे। अरे, मेरे बैठने से गाड़ी गंदी हो जाती तो धुल भी तो जाती। अब क्या सोचने लगी? कुछ पूछ रही हूँ मैं तुझसे, प्रथा ने ईशा को हिलाते हुए कहा। तो उसका ध्यान टूटा। क्या पूछ रही थी? ईशा ने हकलाते हुए कहा। मैं कह रही थी कि क्या हम रौनेश्वर को मार्केट छोड़कर आए? बस 5 मिनट तो लगेंगे, फिर हम चलेंगे। और ईशा फिर से अपने ख्यालों में चली गई। छिपकली कहीं की, हैंडसम बंदा देखा नहीं कि लट्टू हो गई। जैसे इसे दुनिया में अब लड़के ही नहीं मिलेंगे। देखो तो कैसे अपनी दोस्त को रोड पर छोड़ने को तैयार हो गई। ईशा ने मन मानकर कहा, ठीक है, जा रही है तो ये लेते जा, पानी लेते आना। ईशा ने उसे पानी का कंटेनर पकड़ाते हुए कहा। पानी? प्रथा ने हैरानी से पूछा। हाँ यार, दोपहर से ही मेरे घर के में पानी नहीं आ रहा है। प्रथा, लेकिन इतने पानी से क्या होगा? ये तो तुझे साफ करने में ही लग जाएंगे। तो 2 लेते आना मेरी माँ, अब जा जल्दी से, ईशा ने कहा। अरे 2-3 का छोड़, मिस्त्री बुलाकर ठीक करवा लेना। रोनी अब उन दोनों की बातों से चिढ़ हो रही थी। आप दोनों जाइए, मैं चला जाऊंगा। प्रथा, अरे नहीं, आप चलिए, मैं चलती हूँ ना। फिर दोनों वहाँ से निकल गए। ईशा दोबारा से वहीं बैठ गई। अब तक उसके कपड़ों पर लगी हुई मिट्टी कुछ हद तक सूख गई थी और वो उन मिट्टी को रगड़ रगड़ कर अपने ऊपर से साफ करने लगी और मन ही मन रुद्र को गालियाँ देने लगी। मैंने भी तुझसे अपना बदला सूद समेत वापस नहीं लिया ना, तो मेरा नाम भी ईशा रॉय नहीं। तुमने मेरी जान बचाई, उसका हिसाब तो हो गया। अब अगर तूने मुझे थोड़ा भी नुकसान पहुंचाया ना, तो मैं तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगी। बड़ा मजा आया, बड़ा आया पैसा वाला, होगा पैसा तेरे पास। इसका मतलब क्या? तू उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा? बताओ भला। मेरे घर का कनेक्शन कटवा दिया। लेकिन मैं तुझसे डरती नहीं, मैं हमेशा से आज़ाद पंछी रही हूँ। सुनती तो मैं अपने बाप की भी नहीं, और नहीं मैं झुकती हूँ जब तक मेरी कोई गलती ना हो। और तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम होगे रुद्र प्रताप, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो करना है मैं वही करूँगी। ईशा न जाने रुद्र को कब से कोसे जा रही थी, जैसे रुद्र उसके सामने ही है। किसे गालियाँ दे रही है? प्रथा आकर उसे पूछा। चल अब जल्दी, शाम हो रही है। ईशा अपने ख्याल से बाहर आई और दोनों गाड़ी में बैठकर प्रथा के घर आ गए। प्रथा का घर पहले ईशा के बगल में ही था, लेकिन जब से वो नौकरी करने लगी थी
तब से वो शहर में रहने लगी थी। हालांकि उसका घर शहर से ज़्यादा दूर नहीं था, फिर भी उसने अब अपने पुराने घर को छोड़ दिया था। प्रथा के पुराने घर की देखभाल अब ईशा की माँ ललित पवार ही करती थी। कभी कभार झाड़ू पोछा वगैरह साफ सफाई कर दिया करती थी। प्रथा के 2 भाई और माँ उसकी फैमिली थी। कभी कभी वे लोग होली दिवाली जैसे त्योहारों पर अपने पुराने घर आते थे और ईसा के घर आना जाना लगता था और खूब मस्ती करते थे। प्रथा ने ईसा से पूछा, ये सब क्या है ईसा? ईसा ने उसे शुरू से लेकर अब तक टूटी फूटी भाषा में सारे कांड बता दिए। प्रथा भी हैरान रह गई। मिस्टर रुद्र, वो तुझसे परेशान है? और फिर जोर जोर से ताली बजाकर हंसने लगी। ईसा को चिढ़ आ गई। ओ मेरी माँ, स्टीयरिंग पर हाथ रख, हैंडल ही छोड़ दिया ताली बजाने के चक्कर में। रही सही कसर ना, तू पूरी कर दे गाड़ी का एक्सीडेंट करा के। मतलब हद है। ओ ओ सॉरी सॉरी सॉरी। प्रथा अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली, लेकिन अब क्या करेगी तू? इतने कम पानी में ये तो सुबह तक खत्म हो जाएगा। पता नहीं यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँगी। क्यों ना तू हमारे घर पर चली जा। मेरा मतलब है वहाँ का नल वगैरह सब ठीक तो है। ईसा को ये बात अच्छी लगी और वो खुश हो गई, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे की खुशी मायूसी में बदल गई। माँ को कैसे समझाएंगे? तू चल, मैं आंटी से बात करूँगी, प्रथा ने कहा। हाँ यार, तू ही कर लेना, वैसे भी माँ मुझसे ज़्यादा तुझसे पटती है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस उतनी बुरी है नहीं, बस हालात की वजह से उनकी जुबान थोड़ी सी कड़वी हो गई है। हाँ, तू कर ले तारीफ उनकी, हो ना, मैं समझा लूँगी उन्हें। और इसी तरह दोनों बातें करते हुए प्रथा के घर आ गई। सबसे पहले प्रथा ने अपने माँ और छोटे भाई निस की मदद से स्कूटी को अपनी गाड़ी से बाहर निकाला। फिर सबने मिलकर दोनों गाड़ियों की साफ सफाई की। स्कूटी को गाड़ी में रखने और फिर बाहर निकालने में प्रथा भी अच्छी खासी गंदी हो गई थी। मिट्टी उसके चेहरे और कपड़ों पर भी लग गई थी। और नीस तो ईसा को देखकर बहुत ही खुश था। गाड़ी धोते धोते वो कभी पाइप प्रथा पर कर देता तो कभी ईसा पर। इस पर उसकी माँ महिमा अग्रवाल ने उसका कान पकड़कर कहा, तू गाड़ी धो रहा है या अपनी दोनों बहनों को? जिस तरह से आपकी दोनों लाडली मिट्टी से सनी है ना, पूरा टंकी का पानी खत्म हो जाना है, फिर भी दोनों साफ नहीं होंगे। नीस ने मुंह बनाते हुए और चिढ़ाते हुए कहा। आंटी जी छोड़ दीजिए ना, बच्चा है तो मस्ती तो करेगा ना। ईसा दी बिल्कुल सही कह रहे हो आप, समझाओ ना माँ को। अब बच्चा हूँ तो थोड़ी सी मस्ती तो करूँगा ना। तुझे कहाँ से ये बच्चा दिख रहा है? 6 फुट का हो गया है, प्रथा ने तपाक से जवाब दिया। ओफो दी, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ काश मेरी दी ईसा होती। प्रथा ने अपने हाथ में पकड़े कपड़े को नीस के ऊपर फेंकते हुए बोली, चला जाना उसी के घर, हमारे घर क्यों मर रहा है? ओहो प्रथा, तुम तो समझदार हो, तुम तो शांत रहो ना, तुम भी बच्चे बन जाती हो। ईशा बेटा, तुम न जाकर प्रथा के रूम में नहा लो, अब थोड़ा सा काम रह गया है, हम तीनों कर लेंगे। जी आंटी जी, कहती हुई ईशा हल्के से मुस्कुराहट के साथ वहाँ से चली गई। रुद्र अपने कमरे की बालकनी में रेलिंग पर अपना दोनों हाथ टिकाए खड़ा था। उसकी आंखों में अभी भी ईसा की वही छवि थी, सड़क के किनारे पूरी तरह से मिट्टी से सनी, अपने हाथों को पीछे खड़ा किए। उसके कान में अपने शीशे के टूटने की आवाज़ अभी भी सुनाई दे रही थी। ईसा के चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं थी, कोई डर, कोई पछतावा नहीं था, और यही बात रुद्र के ईगो को ठेस पहुंचा रही थी। ईशा रॉय, मैंने तुम्हारी अकड़ को घुटने पर नहीं ला दिया ना, तो मैं भी रुद्र प्रताप नहीं। मेरे आगे तो किसी की आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं होती। और तुमने मेरी गाड़ी का ऐनक तोड़ दिया, इसका बदला तुम्हें चुकाना पड़ेगा। गुस्से में रुद्र के हाथ की नसें उभर चुकी थी, उसके माथे पर बल पड़ने लगे थे। उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक लड़की ने उसे पछाड़ दिया। ये उसके ईगो को लगभग 7वें आसमान तक पहुंचा रहा था। अगली सुबह ईशा अपनी माँ और बहन के साथ प्रथा के पुराने घर जाने के लिए थोड़े बहुत कपड़े बांध रहे थे। उसकी माँ प्रथा के कहने पर तो मान गई थी, पर अब उन्हें ईशा पर और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो चिढ़ते हुए बोली, ऐसी भी क्या खराबी हो गई है नल में कि ठीक होने में 3 दिन लग जाएंगे? ईशा चुपचाप अपना सर झुकाए उनकी डांट सुन रही थी। वही लिया सोफे पर अपने मोबाइल में घुसी पड़ी थी। तभी उसके ऊपर एक बोतल आकर गिरा। थोड़ा हाथ पैर हिला ले, ससुराल में काम आएंगे। बड़ी बहन ऑफिस भी जाती है, घर का भी काम करती है, और एक तू है, पूरे दिन मोबाइल में घुसी रहती है। माँ, मैं कर रही हूँ ना, छोड़ दीजिए ना उसे, ईशा ने कहा। तू चुप कर,
तूने ही इसे बिगाड़ रखा है। अपनी बहन नहीं है ना, इसलिए। अगर अपनी बहन होती तो डांट टपड़ कर रखती। थोड़ा काम कर लेगी तो गल नहीं जाएगी। और हाँ, तुझे मैं बता दे रही हूँ। ललिता ने उसकी तरफ एक उंगली पॉइंट करते हुए कहा, मैं 3 दिन से ज़्यादा वहाँ नहीं रुकूंगी। 3 दिन में नल ठीक करवा लियो। हाँ माँ, हो जाएंगे 3 दिन में, ईसा ने उन्हें समझाते हुए कहा। चलो लिया। लिया उठ गई और तीनों प्रथा के घर आ गए। आज सुबह ऑफिस में रुद्र थोड़ा पहले आ गया था। न्यू एम्प्लॉय से मुलाकात भी करनी थी और उन सब में से कुछ परफेक्ट लोगों को व्योम शेखावत वाले डील में लगाना था ताकि कोई कमी न रह जाए। ईशा के साथ साथ 13 और नए एम्प्लॉय थे। सभी रुद्र के सामने बैठे थे। रुद्र अपने चेयर पर बैठा था और अंजना उन सबको कुछ समझा रही थी। अंजना और रघु पुराने एम्प्लॉय थे। अंजना का एज 36 साल थी और रघु की एज लगभग 32। वे दोनों उस टीम को लीड करने वाले थे। अभी तक 3 एम्प्लॉय नहीं आए थे। रुद्र अब तक इसलिए शांत था क्योंकि टाइम पूरा होने में अभी भी 7 मिनट बचे थे और वो अपने जबान का पक्का था। लगभग 5 मिनट पूरे होने तक रोनी 2 एम्प्लॉय के साथ आ गया। अब सबको ईशा का इंतजार था। मीटिंग शुरू होने में सिर्फ 2 मिनट थे। रुद्र के चेहरे पर एक डेविल मुस्कुराहट थी। मन ही मन सोचते हुए बोला, एक ही दिन में अकड़ निकल गई सारी। सारी केकड़ी बाहर आ गई। मुझसे उलझने चली थी। रुद्र सिंघानिया से। तभी मेन डोर पर सैंडल की टक टक की आवाज़ सुनाई दी। सभी उधर देखने लगे। मैं आई कम इन? ईशा ने थोड़ी सी घबराहट लेकिन पोलाइट और उत्सुकता से पूछा। रुद्र के साथ साथ सभी का ध्यान उसकी तरफ गया। अंजना और रघु ने एक साथ उसे अंदर आने को कहा। सभी अपने चेयर पर बैठे थे। रुद्र के पास वाला चेयर खाली था। रघु ने उसे इशारे से उस पर बैठने को कहा। उसने सबकी तरफ एक प्यारा सा स्माइल पास किया और बैठ गई। जब रुद्र से उसकी नज़र मिली तो उसकी स्माइल का तरीका बदल गया, जैसे वो रुद्र को चिढ़ा रही हो। और रुद्र को भी ईशा के चेहरे पर जीत वाली स्माइल नजर आ रही थी। देखो, मैं आ गई ना। मैं तुझसे डरती नहीं हूँ और ना ही हार मानूंगी, ईशा अपने मन में सोच रही थी और यही बात रुद्र के कानों में पड़ रही थी। रोनी रुद्र के पीछे खड़ा था। जैसे ही उसने ईशा को देखा, उसे कल शाम वाला वाकया याद आ गया। इसके हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। कल सर ने इसे वार्न किया था, फिर भी आ गई। लगता है इसे अपनी जान प्यार ही नहीं है। अपनी दोस्त से ही कुछ सीख लेती। कितनी शांत और समझदार लड़की है। रघु ने जब ध्यान से ईशा को देखा तो उसकी निगाहें ईशा पर ठहर गई। वैसे ईशा थी तो बहुत खूबसूरत। गोरा रंग, लंबे घने बाल, कानों में सफ़ेद टप्स, गले में माता रानी की फोटो वाला छोटा सा पेंडेंट, हाथ में सफ़ेद घड़ी। सफ़ेद रंग के समीज सलवार में वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। रुद्र ने जब रघु को उसे ऐसे देखते हुए देखा तो पता ही क्यों उसे अपने अंदर कुछ टूटा सा महसूस हुआ और वो भी ईशा को देखने लगा। अंजना, रुद्र और रघु दोनों को बारी बारी से देख रही थी। फिर उसने ईशा को देखा और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। है भी तो ये कितनी सुंदर। और फिर उसने उन दोनों के प्यार को भंग करते हुए कहा, सर शुरू करें? रुद्र ने एक गंभीर लेकिन शांत आवाज में कहा। रघु ने ईशा को देखते हुए बोला, सबको बारी बारी से अपना छोटा मोटा परिचय पेश करना है। फिर सभी एम्प्लॉय एक एक करके अपनी आइडेंटिटी के सामने पेश किए। इस प्रोजेक्ट के लिए कम से कम 9 लोगों की टीम बनानी थी। तो अंजना ने बिना किसी भाव के कहा, आप लोगों को प्रोजेक्ट पता है? रुद्र ने अंजना की